Hello students, in the last class we have seen that there are four key players of our criminal justice system. Number one, the police, the public prosecutor, number three, defense lawyer, and number four, judge. Now we will discuss the functions and the role of various key players one by one. So first let's discuss what is the role or what is the function of the police. The main function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime and to collect different kind of evidences and record the statement of the witnesses. मतलब सबसे मुख्य काम पुलिस का होता है इन्वेस्टिगेशन करना और डिफरेंट एविडेंसेस को क्राइम प्लेस से कलेक्ट करना और एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद साथ ही साथ उनको स्टेटमेंट्स जो है रिकॉर्ड करना, गवाहों के बयान जो है उनको रिकॉर्ड करना, ये इनका सबसे मुख्य काम होता है. ओके, सो द व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस? फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट, collect evidences. Understood? So after collecting evidences, after recording the collecting evidences and recording the statement of the witnesses, जब इन सारे काम होने के बाद जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उनके पास पर्याप्त एविडेंसेस है और गवाहों के बयान है जिससे वो आरोपी को दोषी ठहरा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट में चार्जशीट दर्ज कर सकते हैं. Okay, so one important point here you have to keep in your mind that it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. It is the job of the judge to decide whether a person is guilty or innocent. जैसे कि हम लोग सब जो है, हम इस देश के हर नागरिक कानून के अधीन रहकर ही काम करते हैं. इसी प्रकार पुलिस ऑफिसर को भी कानून के अधीन रहकर काम करना है और जब वो कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना होता है कि वो कानून के तहत और मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन करें. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन some guidelines for the police during arrest, interrogation and detention. The police has no right to beat or torture or beat any person during investigation. यहाँ तक कि छोटे से छोटे जुर्म के लिए वो कोई किसी को भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं. सो आपको यहाँ पता चल गया है कि पुलिस ऑफिसर हैज़ नो राइट टू पनिश एनीवन इवन फॉर ए पेटी ऑफेंसेस. ओके, नाउ we'll see according to Article 22 of the Constitution and criminal law guarantees to every arrested person some of the fundamental rights. माने हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 और क्रिमिनल लॉ के तहत हर गिरफ्तार व्यक्ति के अपने कुछ मौलिक अधिकार है. जैसा पहला क्या मौलिक अधिकार है? जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको पूरा राइट है ये जानने का कि उसे किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है. ही हैज़ अ राइट टू नो फॉर व्हाट ही हैज़ बीन, फॉर व्हाट रीजन ही हैज़ बीन, फॉर व्हाट क्राइम ही हैज़ बीन अरेस्टेड. अंडरस्टूड? देन द सेकेंड इज just after his arrest he has the right to be produced in front of the magistrate within 24 hours. एक बार जब व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो ठीक 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का पूरा हक है. तीसरा, जब गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस कस्टडी में हो तो उस दौरान वो उसके साथ किसी तरीके से दुर्व्यवहार या यातना नहीं होना चाहिए, ये उसका हक है. चौथा पॉइंट, जब the confessions that is made in the police custody will not be considered as the main evidence by the court or in the court. मतलब जो गिरफ्तार व्यक्ति जो कन्फेशन, जो इकबालिया बयान पुलिस कस्टडी में
करता है या उसको जो है आप एक मेन एविडेंस के रूप में आप उसको कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। और सबसे फिफ्थ जो सबसे लास्ट है, फिफ्थ पॉइंट ये है, अ पर्सन बिलो, ए बॉय बिलो 15 years of age and a woman cannot be called to the police station for questioning. Here बालक जो 15 साल से कम उम्र का बालक या महिलाओं को पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जा सकता किसी भी प्रकार के सवाल या जवाब के लिए। सो दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। इसी के अंतर्गत पुलिस, जैसे अभी आपने देखा पुलिस का क्या रोल है, व्हाट द पुलिस कैन डू एंड व्हाट पुलिस कैन नॉट डू, इजंट इट। नाउ इसी के अंतर्गत आता है डीके बासु गाइडलाइंस। डीके बासु गाइडलाइंस, नाउ व्हाट इज दिस? ओके, सो सी, D.K. Basu, the Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedure that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. These are known as D.K. Basu guidelines and some of these include हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश लागू किए गए हैं जो पुलिस ऑफिसर जब किसी की गिरफ्तारी करे या इंटरोगेशन करे तो ये सारी दिशा निर्देश वो अपने ध्यान में रखे। First of all, the first point is the police officials who carry out the arrest or interrogation should wear clear, accurate and visible identification and name tag with their designation. इसका ये मतलब है जब कभी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करते हैं या किसी से इंटरोगेशन करते हैं तो उस दौरान उनको इस बात का ध्यान रखना है कि उनका जो नेम टैग मतलब नाम पट्टी और उनका डेजिग्नेशन एकदम क्लियरली मेंशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हिज नेम एंड द डेजिग्नेशन शुड बी क्लियरली विजिबल। Understood? Now second point is a memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. It should also be attested by at least one witness who could include a family member of the person arrested. The arrest memo should be countersigned by a person arrested. It means memo, यहाँ memo का मतलब क्या होता है? एक written statement है। जब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के वक्त जाते हैं, जब वो गिरफ्तार करते हैं तो उनको एक रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है, एक रिटन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है जिसमें टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट और पूरे क्राइम के बारे में जो अरेस्ट और उसमें बाकी डिटेल्स क्राइम से रिलेटेड उनको जो है डिटेल्स लिखना पड़ता है। एंड साथ ही साथ उसमें जो है अटेस्टेशन मतलब उसमें किसी एक गवाह का अटेस्टेशन होना ज़रूरी है। ये हो सकता है जो व्यक्ति उसमें अटेस्ट कर रहा है जो विटनेस के तौर पर वो गिरफ्तार व्यक्ति के घर का कोई मेंबर भी हो सकता है। और अंत में जो है इस अरेस्ट मेमो में यहाँ पे जो गिरफ्तार व्यक्ति का हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड पॉइंट, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन और बीइंग इंटरोगेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। इसका ये मतलब है जब गिरफ्तार व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है या इंटरोगेशन किया जाता है तो उस वक्त उस व्यक्ति का पूरा हक बनता है कि वो अपने परिजन या परिवार वालों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में इन्फॉर्म करे। ओके, नाउ लास्ट इज व्हेन ए फ्रेंड और relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. इसका ये मतलब है जब गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार व्यक्ति जो है जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसके कोई परिजन या परिवार वाले काफ़ी दूर मतलब उस जगह से दूर रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में ये पुलिस ऑफिसर का काम है कि उनके परिजन और परिवार वालों को अरेस्ट की जगह, गिरफ्तार व्यक्ति के अरेस्ट की जगह और उसका किस टाइम उनका अरेस्ट हुआ और वहाँ पे उन्हें कौन से वेन्यू, कौन से जगह पे कस्टडी पे रखा गया है, इस बात को उनको इन्फॉर्म करें, उनके परिवार वालों को और उनके परिजन को 8 से 12 घंटे के अंदर उनको इन्फॉर्म करना है। ये दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। Understood? So these are some of the guidelines that has been issued by the Supreme
court, and that one police officer must keep in his mind when he does interrogation, or he arrests a person, or he interrogation or detention. Understood? So now it is clear with you what is DK Basu guidelines. मतलब DK Basu दिशा निर्देश. Okay, so I hope you have understood this. The next topic, very important topic in the role of the police officer, is the FIR. You might have heard in the last class also, in the previous class. What is FIR? FIR is a first information report. जब तक FIR रजिस्टर नहीं होता, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकता. जब कोई कंप्लेनेंट संज्ञेय अपराध की सूचना लेकर जब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचता है या पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर हिज कंप्लेंट, या उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करें. ओके, नाउ जब वो रजिस्टर करते हैं तो उसमें जहां अपराध हुआ, किस वक्त हुआ, कहाँ पे हुआ, और उसका पूरा विवरण जो है FIR में दर्ज करना पड़ता है. जब जो संज्ञेय अपराध की सूचना जिस व्यक्ति ने दिया है, हो सकता है वो बोलकर, मतलब अपने ओरली ही कैन से, और या वो रिटर्न में भी वो बोल सकते हैं. तो ऐसे स्थिति में ये सारा जो विवरण है, ये सभी कुछ जो है, इस सब के बारे में FIR में दर्ज होना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है जो इंसान सूचना दे रहा है उसे किसी पर शक हो, तो वो भी उसमें उसका विवरण होना चाहिए. मतलब उसमें वो भी, उसके बारे में भी FIR में लिखा जाता है कि किस पर आपको शक है. देन जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उसका नाम और पता भी FIR में लिखा जाता है. और अंत में FIR में एक हस्ताक्षर, संज्ञेय अपराध की सूचना देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है. अंडरस्टूड? बहुत ही ज़रूरी है. अब यहाँ पे जब उसके हस्ताक्षर होने के बाद, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू गिव ए कॉपी ऑफ एन FIR टू द पर्सन, टू द कंप्लेनेंट, फ्री ऑफ चार्ज. मतलब उसके लिए उसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो उसका अधिकार है कि उसे FIR का कॉपी मिले. अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या किया जाए अगर पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज करने से मना कर दे, और व्हाट टू डू इफ अ पुलिस ऑफिसर refuses or denies to file an FIR. Here, in such a case, if an aggrieved person, if the police officer refuses to file an FIR, then the aggrieved person can approach the magistrate at the High Court and write a complaint petition. After receiving a complaint petition, the magistrate orders a police officer to file an FIR within 24 hours. If he failed to do so, at that point of a time, the magistrate has a right to take a disciplinary action against the police officer. क्या किया जाए अगर पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज करने से मना कर दे? तो ऐसी स्थिति में जो कंप्लेनेंट है वो जो है मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, एक कंप्लेंट पिटीशन लिख कर दे सकता है, और जैसे ही मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट पिटीशन मिलता है तो वो ऑर्डर करते हैं पुलिस ऑफिसर को कि 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करे. अब इसके बाद भी अगर पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज करने से मना कर दे तो ऐसे स्थिति में, या FIR दर्ज ना करे तो ऐसे स्थिति में मजिस्ट्रेट का पूरा हक है, he has a right to file or to take a disciplinary action against the concerned police officer. Understood? So here I told you what is the role of police: to investigate, record statements of various witnesses and collect evidences. Okay? Then we have discussed about DK Basu guidelines, मतलब DK Basu दिशा निर्देश जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है. जब पुलिस ऑफिसर जब किसी को गिरफ्तार कर रहे हो, जब किसी को इंटरोगेशन कर रहे हो, तो उस वक्त उनको
फॉलोइंग जो 4 मैंने दिशा निर्देश आपको बताया उसको वो ध्यान में रखते हुए ही हैज़ टू वर्क. देन हमने बात किया FIR विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन मस्ट नो, दैट इज़ व्हाट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आई टोल्ड यू. एंड इवन आई टोल्ड यू कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है अगर पुलिस ऑफिसर मना कर दे दर्ज करने से तो हमारे पास क्या उसका मतलब what we can do, what is the next we can do to file our FIR. Okay, so you have understood. क्योंकि इसमें संविधान में इसके लिए भी प्रावधान है, अगर पुलिस ऑफिसर मना कर दे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसके लिए क्या राइट्स है हमारे, तो उसके बारे में भी संविधान में इसके लिए प्रावधान है जो मैंने आपको अभी बताया. So the role of the police is clear with you. Next is the most important key player is the public prosecutor. Now what is the role of the public prosecutor? Like for example we have seen the Shanti's case, isn't it? हमने शांति के केस को देखा. उसी तरीके से उसमें आपने देखा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल था, उसमें उसे कई सवाल पूछे गए. सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का इसमें ये फंक्शन है कि जब कभी कोई क्राइम होता है, जब कभी whenever any crime that take place in the society, we will not consider as a crime against one individual. It will be considered as a crime against the society. For example, आपने कोई मूवी देखा होगा चपाक, जिसमें दीपिका पादुकोण एक एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल अदा करती हैं. यहाँ पर आप देखिए ये जो क्राइम है वो भले एक लड़की के अगेंस्ट है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, एक क्राइम अगेंस्ट द स्टेट या क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. क्योंकि यही जो क्राइम है कल वो मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. इसीलिए जो शांति का जो आपने इंसिडेंट सुना था उसमें लिखा है स्टेट वर्सेस, उसमें लिखा है स्टेट वर्सेस शांति हेब्राम. अंडरस्टूड? उसमें ये नहीं लिखा कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेब्राम. मिस्टर एंड मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेब्राम, ये नहीं लिखा. अंडरस्टूड? दिस इज द करेक्ट वन. Here we will say it is a state because any crime that take place in the society will consider as a crime against the state. Understood? That's why it is called as a state versus Shanti Hebram. Now, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम है? The main function of the public prosecutor is to represent the interest of the state. और जब एक बार चार्जशीट दर्ज हो जाता है, जब पुलिस एक बार चार्जशीट दर्ज कर देता है, उसके बाद ये मेन फंक्शन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कि वो सारे एविडेंसेस को कोर्ट के सामने रखे, सभी गवाहों के बयान को कोर्ट के सामने इम्पार्शियली निष्पक्ष तरीके से रखे, ताकि कोर्ट को सही मतलब सही क्या हुआ वहाँ पे, क्या सच्चाई जो है कोर्ट को पता चले. So it will be easy for the court to decide or to give the verdict if the public prosecutor plays a role impartially and keep all the evidences and the witnesses clearly in front of the court. Understood? So this is the main important role of the public prosecutor, to keep all the things, evidences, witnesses and everything in front of the court, so that it would be easy for the court to give a decision or to easy for the judge to give the verdict. So it is a very important role of the public prosecutor in the criminal justice system. Now after this we'll come to the who's the next third key player is the defense lawyer. Now defense lawyer, जैसे कि आपने शांति के केस में देखा कि उनकी जो लॉयर थी जो स्टेट द्वारा दिया गया था, एडवोकेट कमला रॉय, उनका मेन काम होता है कि अपने क्लाइंट के पक्ष को कोर्ट के सामने रखना.
ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से सवाल जवाब करती है और ये कोशिश करती है कि वो अपने पक्ष, अपने क्लाइंट को वो कैसे निर्दोष साबित करे, जैसे शांति के केस में हुआ। तो दैट इज़ द मेन जॉब या मेन फंक्शन ऑफ द डिफेंस लॉयर इज to prove her client innocent, and for that she cross questions the prosecution witnesses, and she also shows various evidences, key evidences in front of the court. So that is the most important thing, is to how she will save her client and how she will declare her client as a innocent, as we have seen in the case of Shanti. Now the most important key player is the judge. ओके, जज को हम इसमें क्या बोलते हैं कि ही इज़ द अंपायर। हियर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उनको हम बोलेंगे अंपायर। ही इज़ द रियल की प्लेयर who will decide on the basis of evidences, on the basis of the witnesses and the cross-examine all that statements and the statements given by the various witnesses and all. He will decide whether the person is guilty or innocent. So he is the main key player, understood? So that's why he is called as a umpire in the game. जैसे वो बोलते हैं बॉल या नो बॉल है, तो जैसे अंपायर बोलता है उसी तरीके से यहाँ पे जज अंपायर है और ये तय करते हैं विटनेसेस और एविडेंसेस के मद्देनज़र रखते हुए, सभी क्रॉस क्वेश्चन एग्जामिन और उनके स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो डिक्लेयर करते हैं कि अरेस्टेड पर्सन की एक्यूज्ड पर्सन जो है वो इनोसेंट है, दोषी है या वो निर्दोष है। ओके, सो इन द शांति केस वी हैव सीन दैट द जज डिक्लेयर्ड दैट शांति इज इनोसेंट। अगर मान लीजिए शांति इसमें गिल्टी होती तो ही हैज़ द राइट टू गिव हर पनिशमेंट, और पनिशमेंट इन द सेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ईयर्स, फॉर ए ईयर और फॉर ए ईयर और 2, और उसको कुछ फाइन चार्जेस देने के लिए बोला जा सकता था एज ए पनिशमेंट के रूप में। बट यहाँ शांति के केस में वो साफ हो गया कि शी इज़ नॉट अ कल्प्रिट, शी इज़ नॉट द वन हु हैव स्टोलन द गोल्ड चेन, सो दैट्स व्हाई शी हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम द कोर्ट एंड शी हैज़ बीन कॉल्ड एज इनोसेंट। इज दैट क्लियर नाउ? So we have seen here, these all means the police, the public prosecutor, public prosecutor, defense lawyer and judge, they play a significant role in our criminal justice system. Okay, so the next topic is what is a fair trial. Fair trial का मतलब होता है निष्पक्ष सुनवाई। सोचिए क्या होता अगर शांति के केस में, जैसे आपने देखा कि अगर सोच लीजिए, अगर जैसे शांति के केस को मद्देनज़र रखते हुए आप देखिए, अगर जो केस है एक बंद कमरे में बिना शांति के और बिना सुशील जो उसके भाई के अगर सुनवाई होती, तो क्या उसको एक फेयर ट्रायल हम बोल सकते हैं? क्या होता अगर एडवोकेट कमला रॉय को इतना वक्त नहीं दिया जाए कि वो अपने प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से सवाल कर सके या क्रॉस क्वेश्चन कर सके, तो क्या हम उसको एक फेयर ट्रायल मान सकते हैं? नहीं। यहाँ according to the constitution, article 21 guarantees every citizen right to life, which states that any person's life or freedom can be taken only by following reasonable and legal just legal procedure। मतलब राइट टू लाइफ जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसकी स्वतंत्रता को छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, जब तक उसके तर्क संगत या कोई न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ये प्रूफ हो, तभी जो है किसी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा ही उसकी स्वतंत्रता
या उसकी जीवन को छीना जा सकता है। तो फेयर ट्रायल में ये पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी कारण से ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ है या उसका जो फ्रीडम है उसे छीना नहीं जाए। तो यहाँ शांति के केस में हमने देखा कि एक ओपन एरिया, एक ओपन कोर्ट में सबके सामने जो है केस रखा गया, सुनवाई हुई, पेशी हुई। हर किसी ने यहाँ पर दोनों पक्षों ने अपनी जो बात है वो रखी, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया। तो ये सबके सामने हुआ, एक ओपन कोर्ट है जहाँ सुशील भी थे और उसके जो भाई है सुशील भी थे और उनकी शांति भी थी और विटनेसेस भी थे। तो ये सबके सामने जो है ये सुनवाई चल रहा था। तो इसको हम बोलते हैं ए फेयर ट्रायल। Now it is the responsibility of the public prosecutor to prove beyond reasonable doubt that Shanti is guilty, but in this case he failed to do so. The prosecution was failed to do so. That's why Shanti has been proved as a innocent. समझ में आया? जब प्रोसिक्यूशन फेल हो गया ये साबित करने के लिए, ये साबित करने में कि शांति दोषी है, तब जो है उसे निर्दोष करार दिया गया। अंडरस्टूड? सो फेयर ट्रायल में आपने देखा, इसको हम क्या बोलते हैं? निष्पक्ष सुनवाई। मतलब यहाँ पे किसी का भी पक्ष नहीं लेना है, एकदम निष्पक्ष रूप से, इम्पार्शियल रूप से जो है सुनवाई हो और लोगों को जस्टिस मिले। इसी को हम बोलते हैं फेयर ट्रायल। So my dear students, while I will conclude now, while concluding, one important thing I would like to say, this all the four players, that is the police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge, they must do their work impartially and efficiently to ensure every citizen of India a fair trial irrespective of creed and language or gender, etc. Otherwise, the sentence which is in there in our constitution, that is equality before law, this sentence, when we say everyone is equal before law, or we say everyone is equal in the eyes of law, will remain meaningless unless and until a fair trial is not ensured. So there are some important terms in this chapter that we might have we came across, like accused. Accused, this refers to the person who is tried by a court for a crime. मतलब जब कोई इंसान जिसके ऊपर मुकदमा कोर्ट में चल रहा है उसको हम बोलेंगे accused. Okay? Now cognizable. What is the meaning of cognizable? Here this refers to an offence for which the police may arrest a person without the permission of the court. मतलब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है बिना कोर्ट के परमिशन के, उसको हम बोलेंगे cognizable. Now what is cross-examine? Cross-examine means this refers to the questioning of a witness who has already been examined by the opposing side in order to determine the veracity of his or her testimony. इसका मतलब cross-examine जहाँ दोनों witnesses, prosecution के witnesses के साथ और जो है defense lawyer के witnesses के साथ जब वकील questioning करते हैं उसको हम cross-examine बोलते हैं. Then next comes detention. This refers to the act of being kept in illegal custody by the police. जब कभी किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा जाए तो उसको हम बोलेंगे detention. Impartial मतलब the act of being fair or just and not favoring one side over another. इसके मतलब किसी एक पक्ष में ना बोले जबकि वो इम्पार्शियल रहे, मतलब वो निष्पक्ष रूप से अपना डिसीजन दे, इसी को हम बोलते हैं इम्पार्शियल. नाउ व्हाट इज ऑफेंस? ऑफेंस माने जब भी कोई हमारे कानून के हिसाब से कोई काम को अगर कोई काम को क्राइम माना जाए तो उसको हम बोलेंगे ऑफेंस. Now what is the next? To be a charges of crime. This refers to the trial judge informing the accused in writing of the offence for which he or she will face trial. मतलब यहाँ जज रिटर्न में
उस व्यक्ति को, मतलब जिसे अक्यूज्ड को रिटर्न में लिख कर देंगे कि वो किस कारण उसको कोर्ट में पेश होना होगा और ही विल फेस ए ट्रायल। इसको बोलते हैं टू बी चार्जेस ऑफ क्राइम। The next comes witness. Witness माने गवाह. So here this refers to the person who is called upon in court to provide a first-hand account of what he or she has seen, heard or knows. मतलब उसे क्या पता है, विटनेस गवाह को क्या पता है, उसने क्या सुना है अपराध से रिलेटेड, उसी को हम बोलते हैं witness. Okay, गवाह को हम बोलते हैं witness. So I hope my students that you have understood this chapter clearly, and thank you. Jai Hind.